हाँ जी, ऑनलाइन हो जाओ सब लोग, ग्रुप में मैसेज करो। हाँ जी, मनीबा, नबीला, हफ्सा, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप लोगों का? मनीबा, ग्रुप में मैसेज करो कि सब लोग ऑनलाइन हो, जल्दी से, टाइम हो गया। आज का लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है और मज़े का भी है, तो सब लोगों से कहो जल्दी से ऑनलाइन हो ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिप्रेशन पे है, ठीक है। जैसे कि ये पिक्चर आपको शो हो रही है कि स्विंग ऑफ मूड होता है, एक टाइम में हैप्पी होगा, एक टाइम में सैड होगा, ठीक है। उसी तरह डिप्रेशन है,
वालेकुम सलाम। उर्वा कैसी हो? हमना कैसी हो? इंट्रोडक्शन क्या है? डिप्रेशन इज इफेक्टिव। अब ये जो इफेक्टिव है ये हो रहा है, ये इफेक्टिव डिसऑर्डर है। इफेक्टिव डिसऑर्डर क्या है? एक होता है ए से इफेक्टिव और एक है ए से। ए से इफेक्टिव क्या होता है? हाँ जी, वालेकुम सलाम। निम्रा अरूज कैसे हो? अच्छा, अभी मैं नोट करती जा रही हूँ कितने लोग ऑनलाइन हो, ठीक है। और अगर नंबरिंग में कमी आई तो इट्स मीन कि किसी ने क्लास छोड़ी है। अगर उसमें अभी से ही जितने लोग अब 9:15 तक आप लोगों के पास टाइम है, जितने लोग ऑनलाइन हो जाओगे सिर्फ उन लोगों की अटेंडेंस काउंट होगी, उसके बाद किसी की नहीं होगी। मैं साथ साथ अटेंडेंस लगाती जा रही हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है कितने लोग प्रेजेंट हैं। निम्रा खालिद कौन है और निम्रा जावेद कौन है? एक है निम्रा जावेद और एक है निम्रा सुहेल। अपने नाम जरा मुझे क्लियर करो। अच्छा, इफेक्टिव क्या है? ये ए वाला इफेक्ट दूसरा होता है, ये ए वाला इफेक्ट है। इफेक्टिव डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस है, कैरेक्टराइज्ड बाय पैथोलॉजिकल चेंजेस इन मूड, ठीक है। निम्रा खालिद है और एक रिमशा जावेद है। एक निम्रा सुहेल है। निम्रा सुहेल कौन है? निम्रा सुहेल नहीं है कोई? निम्रा सुहेल और निम्रा जावेद, 30 नंबर है उसका। निम्रा सुहेल कौन है? रामीन आपकी क्लास की है? रिदा आपकी क्लास की है? सबा परवेज, सफिया? अक्सा तमसील आपकी क्लास की है? नफीसा ताहिर, मुझे बताओ ये कौन सी क्लास के हैं? ठीक है। मीरा बरूज तो आपकी क्लास की है ना? राबिया हसन आपकी क्लास की नहीं है? चलो ठीक है, ठीक है। 1 मिनट रुको ज़रा, मैं अटेंडेंस शीट चेंज करवा के आती हूँ। जी, इफेक्टिव डिसऑर्डर क्या है? मेंटल इलनेस है, कैरेक्टराइज्ड बाय पैथोलॉजिकल चेंजेस इन मूड।
ठीक है। इफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है, ये एक मेंटल इलनेस की ही टाइप है जिसमें कैरेक्टराइज पैथोलॉजिकल चेंजेस आती है, यानी कि पैथोलॉजी के साथ, यानी कि उसकी जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है वो भी इन्वॉल्व है, और पैथोलॉजिकल यानी कि पैथोलॉजी क्या है, डिजीज है, और ये मूड के अंदर चेंजेस आती हैं। और इसके साथ क्या आता है, इफेक्टिव डिसऑर्डर प्लस इसके अंदर इसके साथ साथ डिप्रेशन क्या है, पैथोलॉजिकल डिप्रेस्ड मूड। मतलब ये कि मूड जो उसका डिप्रेस है वो बाय डिजीज है और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एक होता है डिप्रेशन जो कि लाइट है, ठीक है। वैसे कहते हैं मैं आज डिप्रेशन में, मेरा आज मूड नहीं सही है, मेरी आज लड़ाई हो गई है, मैं आज ये सोच रहा हूँ या मैं ये कर रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन एक डिप्रेशन होता है जो प्योरली डिप्रेशन है और जो डिजीज्ड है, जिसके ऊपर पैथोलॉजिकल इफेक्ट है और उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा क्या है, डिप्रेशन बाय WHO क्या है, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है दैट प्रेजेंट्स विद द डिप्रेस्ड मूड। अब ये है तो कॉमन मेंटल इलनेस डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमनली ये पाया जाता है हमारे लोगों में, ठीक है। आजकल स्टूडेंट्स में बहुत आम है, मैरिटल लाइफ में बहुत आम है, इसके अलावा सोसाइटी में और कह लो कि वर्क प्लेस पे बहुत आम है, ठीक है। तो ये लेकिन डिपेंड करता है कि कितनी सिवियरिटी है, क्या इसका लेवल चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको करेक्टराइज करते हैं। अब इसकी क्या होता है, ये होता डिप्रेशन तो है, ये कॉमन मेंटल डिसऑर्डर तो है, लेकिन इसमें क्या होता है, डिप्रेस्ड मूड होगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर होगा, लोग पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करते, इंटरेस्ट नहीं लेते कहीं बाहर घूमने में या वहाँ आने जाने में, फीलिंग ऑफ गिल्ट होगा, ठीक है, और लो सेल्फ होगा, लो सेल्फ वर्थ होगा, हर वक्त गिल्टी फील करेंगे और अपनी वैल्यू भी लो महसूस करेंगे, डिस्टर्ब स्लीप होगी और एपिटाइट होगी, लो एनर्जी होगी और पुअर कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, ऐसे लोगों की। टाइप्स ऑफ डिप्रेशन में क्या है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, रिकरेंस होगा, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में रिकरेंस होगी, लॉन्ग एपिसोड्स ऑफ लो मूड की, और वन एक्सटेंडेड एपिसोड होगी दैट सीम्स टू बी नेवर एंडिंग, ठीक है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इसको कैरेक्टराइज किया गया है जिसमें रिकरेंट अब ठीक है, हाँ जी अब ठीक है, अच्छा जी थैंक यू। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में रिकरेंट जो है वो लॉन्ग एपिसोड रहेंगे मूड के, यानी कि बार बार अक्कर होगा, और लो मूड की जो एपिसोड्स हैं वो बार बार आएंगे, ठीक है, और लॉन्ग टाइम के लिए होंगे। अगर मूड ऑफ है तो वो बार बार आएगा और फिर ज़्यादा लंबा चलेगा, और उसके अलावा वन एक्सटेंडेड एपिसोड होगी दैट सीम्स टू बी नेवर एंडिंग। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कोई एक आधी एपिसोड ऐसी होगी जो कि एंड नहीं होगी और वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी, लंबे टाइम के लिए चलेगी, जैसे कि उसको हो सकता है कि फिर उसको हॉस्पिटलाइज करने की भी ज़रूरत पड़े, डिप्रेशन इतना बढ़ गया है, वो क्योर नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एटिपिकल डिप्रेशन है, इसमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी हो सकता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होगा जी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होगा, हाँ जी हमारा पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होगा, अच्छा इसके अलावा है कैटाटोनिक डिप्रेशन है, सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर्स हैं, और इसके अलावा मेलानकोलिक डिप्रेशन है, ठीक है, ये इसकी टाइप्स है। सबसे पहले मैनिक डिप्रेशन है जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। बाइपोलर हमने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा है, आपको क्या होता है, 4 एपिसोड्स हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स की। सबसे पहले डिप्रेसिव मूड आएगा, मैनिक एपिसोड्स आएंगे, मेनिया होगा, हाइपोमेनिक होगा और मिक्स्ड मूड हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया 4 एपिसोड्स में क्या है, सबसे पहले डिप्रेसिव मूड है, एपिसोड्स आएंगे, सबसे पहले पेशेंट डिप्रेशन में जाएगा, फिर मेनिक एपिसोड्स आएंगे, फिर हाइपोमेनिया में चला जाएगा, फिर मिक्स्ड मूड हो जाएगा, मिक्स में आ जाएगा, यानी कि फ्रेश डिप्रेस्ड भी होगा और रिलैक्स भी होगा, प्लेयर में भी होगा, ठीक है। इसके अलावा डिस्थेमिक डिप्रेशन है, इसमें क्या है, ये लास्ट करेगा, कितनी देर तक रहता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है, बट इन्वॉल्व्स लेस सीवियर सिम्टम्स, ठीक है, काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए होता है लेकिन इसके अंदर लेस सीवियर सिम्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, लीड अ नॉर्मल लाइफ,
ये एक नॉर्मल लाइफ को लीड करता है, बट वी मे नॉट बी फंक्शनिंग वेल और फीलिंग गुड। ठीक है, ये नॉर्मल लाइफ को लीड करता है, लेकिन ये क्या होता है कि ये बट वी मे नॉट बी फंक्शनिंग वेल, इसमें हम नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करते, ठीक है, और फीलिंग गुड और नॉर्मल और गुड फील भी नहीं करते। पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, आफ्टर डिलीवरी है, हाँ जी हमारा ऐसे ही है, ठीक कह रही हूँ। इसके अलावा सिचुएशनल डिप्रेशन है, जो कि सिचुएशन में अक्सर ऐसी सिचुएशन होती है कि हम बेहतर फील नहीं कर रहे, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, और इस तरह की सिचुएशन में अक्सर लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। या फिर कुछ ऐसे हालात होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह से फील करते हैं। इसके अलावा साइकोटिक डिप्रेशन है, जो कि साइकोसिस की वजह से, या मीन्स पैथोलॉजिकल डिप्रेशन है। एंडोजेनस है, यानी कि उसके इंटरनल इश्यूज सेल्स वगैरह के चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में गया है। एपिडेमियोलॉजी क्या है, ग्लोबली जो है इसमें मोर देन 350 पीपल जो है, मिलियन पीपल जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। साइमा इधर ही है क्या कहाँ? तो उसका लेक्चर था न्यू फर्स्ट ईयर के साथ है। स्केड्यूल चेंज हुआ? पहले वाली है मेरे पास। तुम्हारे पास पहले है ना, स्केड्यूल चेंज हुआ है ना? कब चलेगा? वो तो शुरू से 12 बजे आती है, आज भी वो 12 बजे ही है। जी एपिडेमियोलॉजी क्या है, ग्लोबली जो है वो मोर देन 350 मिलियन पीपल ऑफ ऑल एजेस सफर फ्रॉम डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, जब सर्वे किया गया तो उसमें ये रिजल्ट्स दिए गए हैं कि अराउंड अबाउट 350 मिलियन पीपल जो हैं हर एज के 350 पीपल जो हैं वो इससे सफ़र करते हैं। इसमें क्या है, फॉर द एज ग्रुप ऑफ 15 to 44 मेजर डिप्रेशन जो है वो मेजर डिप्रेशन इज द लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इन द US है। ठीक है, women are nearly twice as likely to suffer from a major depressive disorder than the men are। ठीक है, कि फीमेल्स के अंदर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स।
ठीक है, इसके अलावा क्या है कि विद एज द सिम्टम्स ऑफ द डिप्रेशन बिकम्स इवन मोर स्वेयर। एज के साथ साथ जो सिम्टम्स है वो मोर स्वेयर होते जाते हैं। अबाउट 30% ऑफ द पीपल विद द डिप्रेसिव इलनेस अटेम्प्ट सुसाइड। ठीक है, कि क्या है कि अबाउट 30% जो पीपल होते हैं डिप्रेसिव इलनेस के साथ वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं जब उन्हें पता होता है कि हमारा डिप्रेशन किसी भी लेवल पे कंट्रोल नहीं हो रहा। कॉजेज इसके क्या हैं? जेनेटिक कॉज है सबसे पहले, ठीक है, फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है और इसके अलावा बायोकेमिकल फैक्टर्स हैं। बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ डिप्रेशन में क्या है? पोस्टुलेट्स है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन सर्टेन एरिया ऑफ द ब्रेन है, यानी कि जो नॉरएड्रेनालिन है, सेरोटोनिन है और डोपामिन है, इनकी स्क्रीशन जो है वो यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर में डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन सर्टेन एरिया ऑफ ब्रेन, ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनकी स्क्रीशन जो है वो कई लेवल पे जो है वो कम हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। वो कौन कौन से है? नॉरएड्रेनालिन है, सेरोटोनिन है, डोपामिन है, जिसकी वजह से जो है पेशेंट जो है वो डिप्रेसिव मोड में चला जाता है। ठीक है, जिसमें से अब क्या है कि इसके अलावा डोपामिनर्जिक एक्टिविटी है रिड्यूस इन केस ऑफ डिप्रेशन है, ओवर एक्टिविटी इन मेनिया। अगर जो डोपामिनर्जिक एक्टिविटी है यानी कि डोपामिन जो रिलीज होता है अगर वो रिड्यूस हो जाए तो वो डिप्रेशन कॉज करता है, अगर वो बढ़ जाए तो वो मेनिया काउंट करता है। एंडोक्राइन फैक्टर्स है। बेसिकली मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि जो जेनेटिक फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉजेज हैं उसमें उन्होंने जेनेटिक कॉज बताए हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स बताए हैं, बायोकेमिकल फैक्टर्स बताए हैं, डोपामिन बताया है और एंडोक्राइन बताया है। जेनेटिक कॉज हो सकते हैं यानी कि जीन में प्रॉब्लम है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री चलती है और जेनेटिकली ये चीज़ें चलती हैं। जीन में ये चीज़ आ जाती है कि फैमिली हिस्ट्री है, पहले कोई और भाई को ये इशू था, किसी और फैमिली मेम्बर का था और अब इसको है, इस तरह की चीज़ आती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या है कि अगर आसपास के लोग आपके ऐसे हैं, अगर आसपास की का एटमॉस्फेयर ऐसा है तब ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, बायोकेमिकल फैक्टर्स में क्या है कि बायोकेमिकल फैक्टर्स ऑफ डिप्रेशन में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि बायोकेमिकल फैक्टर्स में आ जाता है कि डिप्रेशन में क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हो जाती है। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? किसको नहीं आ रही? सबको आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा ठीक है, जिन लोगों को आवाज़ नहीं आ रही वो अपना सिग्नल वगैरह का उनका इशू होगा उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करो। इसके अलावा डोपामिनर्जिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, जिसमें रिड्यूस हो जाता है। और एंडोक्राइन फैक्टर्स में क्या है, हाइपोथायराइडिज्म है, कुशिंग सिंड्रोम वगैरह जो है वो डिप्रेशन करवाते हैं। अब्यूज़ ऑफ ड्रग्स की वजह से, अल्कोहल की वजह से डिप्रेशन हो सकता है, ड्रग अब्यूज़। अब आप जब आप विजिट के लिए जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आपको देखने में मिलेंगे DIP के। ठीक है, DIP के बहुत सारे केसेस आपको देखने में आएंगे। DIP क्या है? ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस। ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस क्या है? ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस क्या है? जब कोई पेशेंट जो है जब वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेता है तो उसकी वजह से
क्या होता है कि उसके ब्रेन में चेंजेस आती हैं और उस चेंजेस की वजह से उन चेंजेस की वजह से क्या होता है कि ब्रेन के अंदर उसका इफेक्ट आता है और उससे वो साइकोसिस में चला जाता है, यानी कि उसका जो लेवल है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है या फिर वो इंक्रीज हो जाते हैं और वो ब्रेन में चेंजेस करवाते हैं, मूड को डिप्रेस करते हैं और प्रॉब्लम्स करवाते हैं। इसके अलावा हार्मोन लेवल की जब चेंजेस होती हैं, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा है एंडोक्राइन में हमने क्या देखा कि जो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म है, बेसिकली जो थायराइड है वो इन्वॉल्व होता है और थायराइड जो है वो करवाता है डिप्रेशन करवाने में एंग्जाइटी करवाने में, थायराइड का बहुत ज़्यादा थायराइड की इन्वॉल्वमेंट होती है। इवन शिज़ोफ्रेनिया कॉज करवाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। जो हाइपरथायरॉयडिज्म है इवन वो जो है शिज़ोफ्रेनिया करवाता है। आप वो चीज़ें देखते हो, आपको इल्यूजन्स और डिल्यूजन्स होना शुरू हो जाती हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसके बारे में कुछ चीज़ें। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स एंड थायराइड। अच्छा, ये हो गया एंडोक्राइन की। चूंकि बात चल रही थी, मैंने थायराइड का बताया। ओवर ड्रग अब्यूज जो है, अल्कोहल, वो इन्वॉल्व करता है। हार्मोन लेवल में मैंने आपको थायराइड बता दिया है। फिजिकल इलनेस में क्या है, फिजिकल इलनेस और साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन जो है वो भी जो है वो डिप्रेशन करवा सकती है। फिजिकल इलनेस क्या होगी, अगर किसी को पता है कि वो कैंसर का पेशेंट है और वो थोड़े दिनों में मरने वाला है, तो वो प्लस उसके साथ नहीं भी मरने वाला, फर्स्ट स्टेज पे भी है, अभी लास्ट स्टेज पे नहीं पहुंचा, तो वो उसको एक डिप्रेशन हो जाएगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अगर डायबिटीज हो जाए तब भी इस तरह का डिप्रेशन हो जाएगा। अगर हार्ट पेशेंट हो जाए तब भी ये डिप्रेशन हो जाएगा, पता नहीं अब मेरी कितनी जिंदगी बची है। ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है हर ह्यूमन बीइंग का। ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज दिखा रही हूँ, वो देखो। अच्छा, ये मैंने आप लोगों के साथ विंडो शेयर की है, इसको देखो। मैं आपको बताती हूँ, ये हम थोड़ा सा चीज़ों को वास्ट करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए मैंने ये आपको दिखाई है। आप लोगों के लिए ये थोड़ी सी छोटी होगी, तो आप लोगों को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, ठीक है, और आपको समझ भी आ जाएगी अच्छे से। अगर आप चाहो तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसमें क्या है, वट काइंड ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम्स माइट आई एक्सपीरियंस, ठीक है, ऑल्सो अवेलेबल। अच्छा, बेसिकली हम ये क्या पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और थायराइड डिसऑर्डर, ये दोनों चीज़ें पैरेलल कैसे चलती हैं, और ये इसके साथ इसकी प्रॉब्लम, थायराइड की के साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्यों होती है, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या आते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमने बात की है एंडोक्राइन की, प्लस हमने बात की है कि हार्मोन्स की। ठीक है, अब थायराइड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है, और उस रोल के साथ जो है वो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ थायराइड में। व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम्स माइट आई एक्सपीरियंस, मैं क्या फील करूँगा, वट एवर योर टाइप ऑफ थायराइड डिसऑर्डर, चाहे किसी भी टाइप का हो, इट कैन मेक यू फील मोर इमोशनल देन यू फेल्ट बिफोर। ठीक है, जैसे ही थायराइड होगा तो आप अपने आप को पहले से ज़्यादा इमोशनल फील करोगे, एंड यू मे फाइंड दैट योर मूड चेंजेस समटाइम्स रैपिडली एंड अनप्रेडिक्टेबल होंगी। कॉमन इमोशनल प्रॉब्लम्स होंगी, कौन कौन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर एक्टिविटी। ठीक है, हाँ जी नबीला मैम, समझ आ रही है जी? सायरा, ठीक है। क्या है कि इसमें इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, जब थायराइड आपका इन्वॉल्व होगा तो आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होगे। ठीक है, बेसिकली बताने का मकसद ये है। ओवर एक्टिविटी है, ओवर एक्टिविटी में आप क्या चीज़ देखोगे कि एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी क्या करवाएगी, आप फीलिंग ऑफ नर्वसनेस है विद बटरफ्लाइज, हार्ट रेसिंग एंड ट्रेम्बलिंग। ठीक है,
यानी कि आपके आपके हैंड शेकिंग होगी, हार्ट रेसिंग होगा और ओवर एक्टिविटी में अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव महसूस करोगे या नर्वसनेस फील करोगे, इस तरह की चीज़ें आएंगी। बेसिकली ओवर एक्टिविटी में ये एक एंग्जाइटी भी करवाती है। अंडर एक्टिविटी, अगर थायराइड अंडर एक्टिव है यानी कि हाइपोथायराइडिज्म में है तो इससे डिप्रेशन होगा प्लस एंग्जाइटी होगी। डिप्रेशन में क्या होगा, मूड लो होगा, डिफिकल्टी इंजॉइंग थिंग्स, आप चीज़ों को इंजॉय नहीं करोगे, टीयरफुलनेस होगी, बेवजह का रोना धोना, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी, डिस्टर्ब्ड स्लीप होगी, सोया नहीं जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर एंग्जाइटी होगी दिस कैन बी अ रिजल्ट ऑफ थायराइड कंडीशन itself or from worries about managing the things that are expected of them in daily life. एंग्जाइटी क्या होगी, दिस कैन बी अ रिजल्ट ऑफ थायराइड कंडीशन। अब एंग्जाइटी क्यों हो रही है, थायराइड की वजह से हो रही है। अभी हमने लास्ट टॉपिक हमारा एंग्जाइटी था ना, थायराइड कंडीशन इटसेल्फ है, हो तो ये सारा कुछ थायराइड की वजह से रहा है, और फ्रॉम वरीज या उन वरीज की वजह से भी हो सकता है, अबाउट मैनेजिंग द थिंग्स दैट आर एक्सपेक्टेड ऑफ देम, जो कि हम रूटीन लाइफ में करना चाह रहे थे, मैनेज करना चाह रहे थे, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, तो ये प्रॉब्लम उनकी वजह से भी हो सकती है। तो बेसिकली डिप्रेशन और एंग्जाइटी ये प्रॉब्लम्स करवाती हैं। ठीक है, आइदर ओवर एक्टिविटी और अंडर एक्टिविटी में क्या है, मूड स्विंग्स। ठीक है, मूड स्विंग होंगे, और चाहे दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन भी हो सकता है, ओवर एक्टिविटी भी हो सकती है और हाँ ठीक है नबीला, गुड। तो क्या है कि थायराइड की भले ओवर एक्टिविटी हो चाहे वो हो अंडर एक्टिविटी हो, दोनों सिचुएशन में इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग हो सकता है। ठीक है, मूड स्विंग में क्या होगा, जैसे कि हमने बाइपोलर में पढ़ा था, मूड स्विंग होगा। मूड स्विंग में क्या होगा कि मूड जो है वो या तो एकदम से हैप्पी होगा और स्विंग किया, ठीक है, और फौरन से सैड हो गया, ओवर एक्टिव हो गया, ओवर हाइपर एक्टिव हो गया, और फिर उसके बाद जो है वो वापस से सैड हो गया और फिर लो मूड में चले गए। डिप्रेशन में लो मूड होगा, डिफिकल्टी इंजॉइंग थिंग्स होगा, टीयरफुलनेस रहेंगे, सॉरी आइदर में क्या था, मूड स्विंग में इरिटेबिलिटी होगी, बेवजह इरिटेबल रहेगा। ठीक है, स्नैपीनेस होगा यानी कि शॉर्ट टेम्पर होगा, विच पीपल ऑफन कॉल मूडीनेस, इतना शॉर्ट टेम्पर होगा कि कभी भी किस मिनट में गुस्सा कर लेना बेवजह चीज़ों का। स्लीपिंग डिफिकल्टीज भी हो सकती हैं। व्हाट अबाउट मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ और cognitive problems that can occur most often with thyroid under activity include। ठीक है, उन्होंने पूछा है कि व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड क्या आएंगी, तो वो बता रहे हैं कि मेंटल हेल्थ या कॉग्निशन इसके अंदर जब इन्वॉल्व हो, इसकी प्रॉब्लम्स हो तो क्या होगा, कैन अकर मोस्ट ऑफन विद थायराइड अंडर एक्टिविटी इंक्लूड, अगर अंडर एक्टिव हो यानी कि हाइपोथायराइडिज्म हो। ठीक है, थायराइड तो है, थायराइड की प्रॉब्लम तो है, लेकिन आगे उसके दो ग्रुप बन जाते हैं, हाइपर है या हाइपो है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि हाइपो है, अंडर एक्टिव है। ठीक है, ज़्यादा काम नहीं कर रहा और जो उसको बनानी चाहिए स्क्रीशंस वगैरह अपनी वो नॉर्मल नहीं बना रहा। ठीक है, अंडर एक्टिव है, डिफिकल्टीज विद द कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि लो मूड है, डिप्रेशन है और अपनी सोचों में है और टीयरफुल है, तो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। हमने भी पीछे यही देखा ना। इसके अलावा शॉर्ट टेम्पर भी होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लैप्सेस भी हो सकते हैं उसको। ठीक है, यानी कि थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें भूल जाना, वक्ती तौर पे टेम्परेली उसको चीज़ें भूल जाती हैं, टोटली ब्रेन पे इफेक्ट करता है थायराइड। लैक ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है और मेंटल अलर्टनेस भी हो सकती है इसमें, या तो इंटरेस्ट खत्म होगा और मेंटली ज़रूरत से ज़्यादा अलर्ट भी हो सकता है। दीज सिम्टम्स कैन कॉज ओल्डर पीपल टू वरी अबाउट परमानेंट मेमोरी फेलियर। ठीक है, यानी कि डिमेंशिया, बट इन फैक्ट दे आर रेयरली एज सीन इन डिमेंशिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि दी सिम्टम्स जो हैं वो कैन कॉज ओल्डर पीपल टू वरी अबाउट परमानेंट मेमोरी लॉस। ये वाले जो सिम्टम्स होते हैं ना ओल्डर पीपल में, हमें ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि कहीं इसका परमानेंट मेमोरी लॉस ना हो जाए यानी कि डिमेंशिया में ना चला जाए, बट इनफैक्ट दे आर रेयरली एज स्वेयर, लेकिन ये बहुत कम ही स्वेयर होते हैं और इनके प्रॉब्लम्स कम ही इतने ज़्यादा आते हैं जैसे कि डिमेंशिया में हों। What causes the psychological symptoms? The cause is sometimes abnormal thyroid hormone level। ठीक है, cause इसका sometimes क्या होता है, अब यहाँ तक मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कॉजेज देख लें, कॉजेज एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या वजह होती है इसकी ये होने में।
द कॉज इज समटाइम्स अबनॉर्मल थायराइड हार्मोन भी हो सकता है इसका कॉज, ठीक है, और थायराइड लेवल भी हो सकता है, फिर उसके बाद रैपिड चेंजेस इन द थायराइड हार्मोन लेवल भी हो सकता है। समटाइम्स साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आर अ साइड इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट का। कई दफ़ा जो साइकोलॉजिकल सिम्टम आ रहे होते हैं ना, वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो जो हम वो ले रहे होते हैं, इसकी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट कर रहे होते हैं। स्टीरॉइड्स फॉर एग्जांपल कैन एग्रीवेट डिप्रेशन। जब हम स्टीरॉइड लेते हैं तो वो डिप्रेशन को एग्रीवेट करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स अगर इसके लिए लिए जाएँ, अगर किसी का बीपी हाई होता है थायराइड में, तो उसको बीटा ब्लॉकर दिए जाएंगे। तो जो बीटा ब्लॉकर्स होंगे प्रिस्क्राइब टू स्लो डाउन योर हार्ट रेट। जब आप लोग जैसे कि इंडिरोल वगैरह है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, इंड्रोल देते हैं। इंड्रोल टैबलेट जब खाती हैं 10 mg 20 mg, तो वो क्या करती है कि वो हार्ट को वो हार्ट पे तो इफेक्ट करती है, प्लस वो क्या करती है कि वो भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स लाती है। एंड टू रिड्यूस एंग्जाइटी, इफ़ यू आर हाइपर थायराइड, अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, कैन मेक सम पीपल फील टायर्ड, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कराती है, डिप्रेस्ड कराती है और मेंटली लेस अलर्ट करवाती है। थायराइड डिसऑर्डर कैन ऑल्सो कॉज चेंजेस इन अपीयरेंस, ठीक है। थायराइड डिसऑर्डर जो है वो चेंजेस करवाता है अपीयरेंस में। फॉर एग्जांपल चेंजेस ड्यू टू थायराइड आई डिजीज भी करवाती है, ठीक है। वेट लॉस भी करवाती है, गेन भी करवाती है, लॉस ऑफ हेयर भी करवाती है, विच कैन कंट्रीब्यूट टू फीलिंग ऑफ लो सेल्फ एस्टीम और मूड, ठीक है। अपने आप में लो सेल्फ एस्टीम फील करवाती है और मूड भी। इट इज़ इट इज़ अनसर्टन है वेदर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हो पार्टिसिपेट ये क्या करते हैं, प्रिसिपिटेट कर देते हैं थायराइड डिजीज को। हाउएवर स्ट्रेस कैन एग्रीवेट सिम्टम्स दैट आर कॉज्ड बाय थायराइड कंडीशन। लर्निंग दैट यू हैव थायराइड कैंसर इज स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, इट इज़ नॉट। चलो ठीक है, अभी हम और उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है कि इफ़ योर सिम्टम्स डू नॉट इम्प्रूव द ट्रीटमेंट और यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। कॉजेज की आपको समझ आ गई, हार्मोन की समझ आ गई किस तरह से इन्वॉल्व है, और थायराइड किस तरह से इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है। ये अब हमने इसको, मैंने आपको ये अलग से इस तरह इसलिए समझाया है कि अगर इन केस कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है या कहीं पे आपको कुछ लिखना पड़ता है तो आपके पास वास्ट नॉलेज हो इस बारे में डिस्कस करने के लिए, ठीक है। अब ड्रग्स इसके लिए, डिप्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए होंगी, एनाल्जेसिक्स चाहिए। अब एनाल्जेसिक क्यों चाहिए, एनाल्जेसिक क्या काम करती हैं, हाँ जी, और एनाल्जेसिक ड्रग्स होती कौन सी हैं, अभी आप लोगों ने फार्मा पढ़ी है। एनाल्जेसिक कौन सी ड्रग्स होती हैं जी, एनाल्जेसिक्स कौन सी ड्रग, हाँ जी, पेन किलर्स हैं और दे रिलीव पेन, ठीक है। एनाल्जेसिक्स ड्रग्स चाहिए, ड्रग्स के लिए एनाल्जेसिक्स क्यों चाहिए, क्योंकि पेशेंट डिप्रेस्ड है, हो सकता है हाइपर एक्टिव हो या हाइपो एक्टिव हो और उसकी बॉडी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा वर्कआउट कर रही है इसके ऊपर, और पेशेंट को पेन है, सर में दर्द भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए चाहिए होगी। अच्छा, इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं क्योंकि पेशेंट डिप्रेशन में है, तो ऑफ कोर्स हम एंटी डिप्रेसेंट्स भी देंगे पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव, अच्छा, एंटी हाइपरटेंसिव्स भी देंगे क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, स्ट्रेस की वजह से उसका बीपी भी हाई हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा एंटी कन्वल्सेंट्स भी देंगे अगर पेशेंट को इसके साथ अगर फिट्स स्टार्ट हो गए हैं, और फिट्स में जो है पेशेंट जो है वो एंटी कन्वल्सेंट्स हम उसको देंगे। कन्वल्जन्स के लिए हम मेडिसिन देंगे इसलिए कि पेशेंट ने इतना स्ट्रेस लिया कि उसको जो है वो फिट होना शुरू हो गए। इसके अलावा बेंजोडाइजापिन देंगे, विड्रॉ हम करवा देंगे, बेंजोडाइजापिन हम विड्रॉ करवाएंगे और एंटीसाइकोटिक्स देंगे, ठीक है। तो ये सारी मेडिसिन हम पेशेंट के लिए स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। और इसके अलावा फिजिकल इलनेस इसके साथ कॉम्बिनेशन में क्या हो सकती है, वायरल इलनेस भी हो सकती है पेशेंट को, ठीक है।
वायरल इलनेस में क्या है कि अगर वायरस जो है वो भी कॉज करवा सकता है। कार्सिनोमा है, ठीक है, उसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। कोई वायरल इलनेस इस तरह की है जो कि रिकवर नहीं हो सकती और लॉन्ग टर्म चलने वाली है, वो डिप्रेशन करवा सकती है किसी भी पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। जब ब्रेन इन्वॉल्व है तो वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स करवाता है। इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीजेस जो हैं वो भी करवाती हैं। इसके अलावा परनीशियस अनीमिया जब हो, परनीशियस अनीमिया भी करवा सकता है डिप्रेशन। परनीशियस अनीमिया किस तरीके से करवाएगा? व्हाट इज परनीशियस अनीमिया? जी, डायबिटीज। इसके अलावा डायबिटीज है। परनीशियस अनीमिया क्या है? ये किस तरीके से जो है वो डिप्रेशन करवाएगा? जी, वीकनेस हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ओके, विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, ठीक है। विटामिन B12 है, ठीक है, सही बता रहे हो। और लेकिन ये वो कैसे करवाएगा, डिप्रेशन कैसे करवाएगा? गट में विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो जाती है, ठीक है मीरा, ठीक है। नीचे कह रही है टाइप ऑफ अनीमिया कॉज्ड बाय विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, ठीक है, सही बता रहे हो। इसके अलावा डायबिटीज़ है, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस है, ठीक है। SLE डिजीज़, SLE अक्सर सुनने में आपको आएगा, ठीक है। जब आप क्लिनिकल में होगे तो आपको अक्सर सुनने में आएगा कि इसको SLE हो गया है, ठीक है। तो वो बेसिकली ये है अनीजे, ठीक है। अच्छा, क्या है, यहाँ तक तो हो गया। एडिसन्स डिजीज है, वो डिप्रेशन करवाती है, ठीक है। अब ये तो हमने फिजिकल इलनेस देख लिया। अब इनमें से हम जो परनीशियस अनीमिया है उसको निकालते हैं और उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है और ये किस तरीके से इफेक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि परनीशियस अनीमिया है क्या? परनीशियस अनीमिया इज अ टाइप ऑफ विटामिन B12 अनीमिया। द बॉडी नीड्स विटामिन B12 टू मेक द रेड ब्लड सेल्स। B12 चाहिए होता है क्योंकि रेड सेल्स बनाने होते हैं। यू गेट दिस विटामिन फ्रॉम ईटिंग फूड सच एज मीट, पोल्ट्री में एग्स वगैरह ये वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आप जितनी भी लेते हो, जैसे दूध दही वगैरह लेते हो, ये हेल्प करते हैं आपका ब्लड बनाने में, ठीक है। स्पेशल प्रोटीन है कॉल्ड इंट्रिंसिक फैक्टर है, जैसे कि IF है, बाइंड्स विटामिन B12 सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन। जो हमारी एक स्पेशल प्रोटीन हमें अपनी बॉडी में चाहिए होती है जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। वो क्या करता है, वो बाइंड करता है विटामिन B12 को। जब वो बाइंड कर लेता है बॉडी के अंदर, यानी कि जब गट के अंदर उसको एब्जॉर्ब करवाता रहता है, उसे बाइंड करके अंदर ठहराता रहता है, वो वेस्ट नहीं होता, तो उसकी वजह से इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है। उसकी जब एब्जॉर्प्शन होती है तो विटामिन B12 जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है
हमारे रेड सेल्स के अंदर, और वो हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है और प्लस वो प्रोडक्शन करवाना शुरू कर देता है रेड सेल्स की। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए B12 जरूरी होता है, इसीलिए लोग विटामिन B12 एडवाइस करते हैं। विटामिन B12 जो है वो मेडिसिन में लेते हैं, और कुछ लोग जब विटामिन B12 लेते हैं, चाहे सर्वेक्स जी की फॉर्म में लें या किसी भी फॉर्म में, तो अक्सर लोगों को मल्टीविटामिन की वजह से लूज मोशन लग जाते हैं, डाइजेशन उनकी डिस्टर्ब हो जाती है या लूज मोशन हो जाते हैं, या फिर उसके अलावा कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। उसकी ये रीज़न है क्योंकि ये टोटली गट के साथ इंटरेक्टिव होता है। ठीक है, अब बात हम करते हैं कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी, व्हाट इज पर्नीशियस एनीमिया एंड व्हाई कैन इट बी सो डेंजरस। कैसे ये हो सकता है? एन एस्टिमेटेड 6% ऑफ द पीपल। चलो मैं आप लोगों का स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे से देख पाओ। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? मीरब समझ आ रही है? मीरब, सायरा, अरीज। अच्छा, विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो है, व्हाट इज पर्नीशियस एनीमिया एंड व्हाई इट कैन बी सो डेंजरस, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, वैसे मैंने तो निकाला था उसका ब्रेन पे कैसे इफेक्ट करता है। अच्छा, इसका वो थोड़ी सा एक टच ये भी आएगा कि ब्रेन पे कैसे इफेक्ट करता है। इट इज एस्टिमेटेड 6% ऑफ द पीपल इन द UK एंड द US सफर फ्रॉम द विटामिन B12 डेफिशिएंसी। दिस कंडीशन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द WHO ऑर्गेनाइजेशन एज अ ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम। अब इसको बोल दिया गया है ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम। अब आप लोग रूटीन में, वैसे तो आप घर में हो तो होपफुली सब लोग अच्छी डाइट ले रहे हो, लेकिन अगर किसी का खाना पीना अच्छा नहीं है, वो ठीक से नहीं खाता, तो आप मल्टीविटामिन विटामिन B12 की सूरत में लेना शुरू कर दो ताकि आपका HB इम्प्रूव हो। ठीक है, और गर्ल्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विटामिन B12 आप लो किसी भी फॉर्म में ताकि आपका HB इम्प्रूव हो, और उससे ये होगा कि आप फ्रेश होगे और आपकी स्किन भी अच्छी होगी और आप दिखने में भी फ्रेश लगोगे और अच्छे खूबसूरत लगोगे। ठीक है, दिस कंडीशन, अच्छा ये क्या है? ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम हो गया है दैट कुड इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ लाइफ, जो कि मिलियंस ऑफ लाइफ पे इफेक्ट करता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय द सिम्टम्स सच एज एक्सट्रीम टायर्डनेस होती है, इसमें लैक ऑफ एनर्जी होती है, मसल्स वीकनेस रहती है, इवन प्रॉब्लम्स विद द मेमोरी होना शुरू हो जाती है। अब ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट आ गई ना, कि मेमोरी के साथ भी प्रॉब्लम हो गई है। फिर उसके बाद नॉट ओनली दैट, इट कैन कॉज नंबर ऑफ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम सच एज इरिवर्सिबल नर्व डैमेज भी आपके हो सकते हैं, इरिवर्सिबल जो कभी रिवर्स नहीं होंगे। इसके अलावा एंग्जाइटी भी होगी, डिप्रेशन भी होगा, और डिसऑर्डर विच इफेक्ट्स कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड स्पीच। ठीक है, डिसऑर्डर भी हो जाते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन में। आप क्या बोलते हो और क्या सोचते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन मैच नहीं करता, बैलेंस नहीं रहता, स्पीच में बैलेंस नहीं रहता। आप बोलना कुछ चाहते हो लेकिन बोलते कुछ हो, दो लफ्ज इकट्ठे करके अक्सर जोड़ के बोल देते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आज कहना था, मैं अभी बात करी थी एक बंदे से, तो उसका मैंने नाम ही उलट ले दिया, बोलना क्या था और बोला क्या। ये एक सिंपल बात कर रही हूँ। ठीक है मैम, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। नहीं अरीज, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली हमारी बॉडी बहुत अच्छा फिल्टर है। अगर हमारी बॉडी में कोई चीज़ अगर मौजूद होती है नॉर्मल क्वांटिटी में, स्पेशली मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स वगैरह, तो और कैल्शियम्स वगैरह, अगर हमें उसकी रिक्वायरमेंट जितनी होती है वो उतना ले लेते हैं और बाकी वो वेस्ट करना शुरू कर देते हैं बॉडी। ठीक है, वो इतना हमारे पास स्टोर करती ही नहीं है। अगर आप नॉर्मल लेते हो, कोई भी चीज़ आपको 1-1.5 महीना लेनी होती है, उससे ज़्यादा आप नहीं लेते, तो आपने इस चीज़ का बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। आप विटामिन B12 लेना शुरू कर दो, और उसके साथ आप कम्बिनेशन देखो मेडिसिन क्या है। जैसे सर्वेक्स जी जो है वो मोटा करती है, ठीक है, वो आप देख लो। कुछ लोग जो हेल्दी नहीं होना चाहते वो सर्वेक्स जी ना खाएं, सर्वेक्स जी के अंदर कम्बिनेशन है। ठीक है, और डिपेंड करता है कि आपको क्या होता है उसको खा के। सर्वेक्स जी को नॉर्मल डाइट रहती है, नॉर्मल डाइजेशन रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप इजीली खा सकते हैं। इट्स मीन कि वो आपको सूट करती है। सेकेंडली बात आ जाती है, फिर इसके अलावा फीफोलविट के नाम से मेडिसिन आती है, उसमें कैल्शियम का भी कम्बिनेशन है, प्लस उसमें सारे मिनरल्स और विटामिन भी है। कुछ लोगों को वो सूट करती है और कुछ को वो नहीं करती। प्लस इस कहने का मकसद ये है कि जब आप मल्टीविटामिन इस तरह से कम्बिनेशन में लेते हो ना, तो उसमें आपको विटामिन B12 भी आ जाएगा, प्लस उसके अंदर जिंक भी आ जाएगा, और भी सारी मेडिसिन आ जाती है। B12 भी, आयरन भी आ जाता है, और उसमें फॉलिक एसिड भी आ जाता है। तो जब इस तरह के जब आप कम्बिनेशन में मेडिसिन लेते हो तो फिर बेनिफिट उसका ज़्यादा होता है। और ये वैसे भी फार्मूला है, सप्लीमेंट है, ये ऑलरेडी बना होता है और डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करते हैं।
अच्छा, फिर क्या है, वाइल सम विटामिन B12 डेफिशिएंसीज आर कॉज्ड बाय डाइट की वजह से होती हैं। द मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर लो विटामिन B12 लेवल्स वर्ल्ड वाइड इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉल्ड परनीशियस अनीमिया। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है ज्यादातर। दिस इज अ क्रोनिक फॉर्म ऑफ लो विटामिन B12 दैट कैन हैव serious consequences on health if left अनट्रीटेड लॉन्ग टर्म। अगर बहुत टाइम के लिए अनट्रीटेड हो तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जिसने फील किया हो कि मेरी मेमोरी पहले से कम हो रही है और मुझे थकावट बहुत ज़्यादा रहने लग गई है? क्या आप में से कोई है जिसने ये महसूस किया हो? जी। अगर इन केस आप में से कोई भी ये फ़ील करता है कि मुझे पहले से थकावट ज़्यादा है या मेरा पहले से ज़्यादा मेमोरी लॉस है और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो आउट ऑफ माइंड रहता हूँ और मैं अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस फ़ील कर रहा हूँ, तो अगर इस तरह के कोई भी चेंजेस आपको फ़ील हो रहे हैं तो फिर आप मल्टीविटामिन्स का स्टार्ट कर दें हमारी डाइट के साथ-साथ, ठीक है? अपनी डाइट के साथ-साथ आप मल्टीविटामिन्स लेना शुरू कर दें क्योंकि आपको ज़रूरत है, ठीक है? बल्कि इसके साथ आप एवियन भी ले सकते हो। एवियन हमारे लिए बहुत अच्छा है, विटामिन ई, ठीक है? टाइम काफ़ी हो गया। अब जिन लोगों ने अभी तक मैसेज नहीं किया वो मैसेज करके अटेंडेंस लगवा दें और जिन लोगों ने कर दिया है वो नहीं लगाएं, मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है? जिन लोगों ने नहीं किया वो कर दें। प्रेनिका को नहीं मैंने देखा काफ़ी दिन से लेक्चर में। कायनात, लड़कों में से कोई भी लेक्चर नहीं ले रहा, ठीक है? आज इनको लास्ट मैसेज करो कि आप लोग लेक्चर नहीं, इन्होंने तीनों दिन लेक्चर नहीं लिया, इनको आज लास्ट टाइम इन्फॉर्म करो। बल्कि आप ऐसा करो कि अभी सारे जब लेक्चर से फ्री हो जाते हैं, जो भी ब्रेक टाइम होता है कायनात, सबको कहो कि ऑनलाइन हो और ग्रुप में मेरे साथ बात करें। सब लोग व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हो और मेरे साथ ग्रुप में बात करें। मैं इन लोगों से एक बात करना चाह रही हूँ। कायनात मुझे लगता है खुद भी ऑनलाइन नहीं है आज। कायनात ने भी लगता है लेक्चर नहीं लिया। मारिया ताहिर का अभी मैसेज आया, उस वक्त से नहीं आया कोई भी। मैम वेकेशन एक्सटेंड क्यों हो गई हैं? कितनी हुई है मेरा? हाँ नबीला, उसको इन्फॉर्म करो, ठीक है? और उसको कहो कि वो भी लेक्चर ले। बल्कि नेहा, मुबीन, ग्रुप में इन्फॉर्म करो सबको कि सब लोग लेक्चर लें, अदरवाइज मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगी। आप लोग बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे हो और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका सब्जेक्ट है। इसमें आप मार्क्स भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। इसका वाइवा नहीं है, इसमें आपके स्कोर करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है? तो अगर इस तरह से आप करोगे तो ये सही नहीं है, ठीक है? मुबीन, और मैंने किसको बोला? नबीला को? हाँ, नबीला रियाज़ को, ठीक है? तो आप लोगों की दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर बंदे से कम्युनिकेट करो, सबको बोलो और ये मेरा मैसेज करने, ग्रुप में मैसेज छोड़ के ख़त्म नहीं करना। जो लोग लेक्चर नहीं ले रहे हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है? उन सबको इन्फॉर्म करो, उन्हें कहो कि लेक्चर लें और जो सोए हुए हमारे CR और GR हैं, उनको बोलो कि मुझे अर्जेंट कॉन्टैक्ट करें।
चलो लेक्चर ख़त्म हो गया। ओके बाय, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखो।